तो लेट्स बिगिन। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन बहुत छोटा सा और बहुत इजी सा टॉपिक है। एक ही क्लास में इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप लोग मुझे बताएं कि बैंक जो हम लोग लिखते हैं अपनी अकाउंटिंग में बैंक, वो बैंक क्या होता है? व्हाट डज दैट बैंक रिप्रेजेंट? यस, एनी वन ऑफ यू। हम जब बैंक की फिगर लिख रहे होते हैं ना, तो वो बैंक क्या रिप्रेजेंट करता है? Where the business keeps their money. एग्जैक्टली ना। तो भाई मैं क्या करता हूं, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और मैंने क्या करा, अपने बिजनेस की कैश की ट्रांजैक्शंस को आसान करने के लिए अगर एक बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है, उसमें अपने पैसे रखे हुए हैं, तो वो सिंपली क्या कहलाता है? आसान अल्फाजों में बैंक कहलाता है। ऐसा ही है, इज दैट क्लियर? और मुझे पता है बैंक मेरे लिए क्या होता है बेटा। बैंक मेरे लिए होता है एक एसेट। ऐसा ये मेरे ही पैसे है ना जो मैंने बैंक में जमा करवाए हुए। इज दैट क्लियर? तो वो क्या है बेटा, मेरा एसेट होता है। यस, डू वी ऑल एग्री बेटा? मेरे पैसे हैं, मैंने बैंक में रखवाए हुए हैं, तो मैं क्या लिखता हूं, बैंक मेरा एसेट है। दैट्स वाई इसकी नेचर भी क्या होती है, डेबिट नेचर होती है। यस और नो? Yes. Yes, sir. ऑलराइट। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक है, मैंने पैसे आपके बैंक में रखवाए हुए हैं, वो मेरे पैसे हैं, मेरे लिए एसेट है। आप उसको किस तरह से ट्रीट करोगे? आपके लिए वो पैसे आपके हैं? नहीं, वो पैसे आपके नहीं है, वो पैसे मेरे हैं। आपके लिए वो पैसे उधार हैं। जब मेरी मर्जी आएगी मैं आपसे वो पैसे ले लूंगा। जब मेरी मर्जी आएगी मैं आपको बोलूंगा कि एक काम करो, इन पैसों से पेमेंट कर दो। तो यू सी, वो पैसे आपके नहीं है, वो पैसे आपके लिए क्या है, उधार हैं। ठीक है? तो मेरा बिजनेस है, मैं उस पैसों को एज एन एसेट ट्रीट करूंगा। लेकिन जो बैंक वाले होते हैं ना बेटा, वो उन पैसों को एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं बेटा? एज अ, बोले बेटा, वो क्या करेंगे, हमारे पैसों को एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। इज दैट क्लियर कि लाइबिलिटी क्यों ट्रीट करते हैं वो? क्योंकि वो उनके पैसे नहीं है। ठीक है? यस और नो? Okay, sir. ऑलराइट। अच्छा, अब देखो, पैसे किसके हैं? मेरे पैसे हैं। मैं उसको कैसे ट्रीट करूंगा? ऐसे ट्रीट करूंगा। ऐसा ही है। बैंक की बात करें तो बेटा सैफ के लिए क्या है वो? एक एसेट है। और एसेट की नेचर क्या होती है बेटा? डेबिट नेचर होती है। ऐसा ही है। यानी जब सैफ के पास पैसे आएंगे तो उसका बैंक इंक्रीज करेगा। ऐसा ही है। और जब पैसे उसके पास से चले जाएंगे बेटा, तो उसको हम कहेंगे डिक्रीज कर रहा है। और जब वो डिक्रीज करेगा तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि एसेट है। और जब इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ऐसा ही है बेटा। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई नई चीज तो नहीं आ गई? नॉर्मल Yes. Okay. एसिड की ट्रीटमेंट हो रही है। लेकिन बैंक इसे किस तरह से ट्रीट करता है बेटा? बैंक के लिए इट इज लाइबिलिटी, उधार है। यानी क्रेडिट नेचर है। यानी अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे बैंक अकाउंट में और पैसे आ गए, मेरे बैंक अकाउंट में और पैसे आ गए, तो मेरे लिए तो मेरा एसेट इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या होगा बेटा, उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ऐसा ही है बेटा। जब इंक्रीज होगा तो वो उसे क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। क्यों करेगा बेटा? क्योंकि उसके लिए लायबिलिटी है, उसकी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है? और जब मैं पेमेंट करूंगा बैंक अकाउंट के थ्रू, तो मेरे पास से पैसे चले जाएंगे, यानी मेरे बैंक अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। बैंक अकाउंट रिड्यूस होगा, इसका मतलब मेरा एसेट डिक्रीज होगा। लेकिन बैंक के पर्सपेक्टिव से बेटा उसकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी। यस और नो? Yes.
इज दैट क्लियर टू यू ऑल? इमरान बेटा आपको क्लियर है ये चीज? सर एक दफा जरा दोबारा समझा दें। ठीक है, पहले तो हमें ये समझ आना चाहिए कि मेरे पैसे हैं, वो मेरे लिए एसेट है, लेकिन मेरे पैसे बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूं मीजान बैंक, ठीक है, मैं गया मीजान बैंक, मैंने अकाउंट खुलवाया और उसमें मैंने डिपॉजिट करवा दिए 1 मिलियन। ठीक है, ये क्या है? मैंने डिपॉजिट करवाया। डिपॉजिट का मतलब ये कि मैंने अकाउंट खुलवाया, अकाउंट में 1 मिलियन रख दिए। अब गौर से देखना बेटा, ये 1 मिलियन की दो ट्रीटमेंट है। एक होगी मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे लिए क्या है बेटा? यही 1 मिलियन मेरे पैसे हैं, तो मैं इसे ट्रीट करूंगा एज एन एसेट। मेरा पैसा है ना, जब चाहो निकलवा लूं। लेकिन मीजान बैंक के लिए बेटा ये क्या है? लाइबिलिटी है, ये 1 मिलियन। यहां तक क्लियर है बेटा? हम्म। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पे मेरे पास कहीं से पैसे आ गए। क्या हुआ? गौर से देखना बेटा, मिस्टर सैफ रिसीव 100,000 फ्रॉम मिस्टर सलमान थ्रू चेक। क्या हुआ बेटा? मिस्टर सैफ यानी मैं, मेरे पास पैसे आए। कितने पैसे आए बेटा? 1 लाख। और कहां से आए? मिस्टर सलमान से आए, चेक के थ्रू। चेक के थ्रू आए, इसका मतलब पैसे कहाँ आए? मेरे बैंक अकाउंट में आए। इज दैट क्लियर? तो कैन आई से दिस बेटा, मेरे पास 1 मिलियन पहले से रखे हुए थे, 1 लाख और आ गए। तो कैन आई से दिस बेटा, मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज कर जाएगा, और इंक्रीज करने के बाद कितना हो जाएगा? 11 लाख। सो कैन आई से दिस बेटा, जो मेरा एसेट यानी जो बैंक अकाउंट है बेटा, वो इंक्रीज कर जाएगा बाय 100,000। यस और नो? इज दैट क्लियर? जी। सेम वे बेटा, मेरे जो बैंक है उसके पास 1 मिलियन मेरे रखे हुए थे, यानी उसके पास उधार था, पैसे और आ गए 100,000। तो बेटा अब उस पे उधार कितना हो गया? 1.1 मिलियन का हो गया। यानी लाइबिलिटी बेटा उसकी इंक्रीज कर गई है, और उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज करिए तो वो क्या करेगा? वो शो करेगा क्रेडिट एंट्री। और क्योंकि मेरा एसेट है, मेरा एसेट बढ़ रहा है, तो मैं क्या शो करूंगा? डेबिट। इज दैट क्लियर बेटा? जी सर। यानी बेटा तो रूल क्या बना लिया हमने, कि जब भी मैं किसी ट्रांजैक्शन को डेबिट करूंगा, बैंक क्या करेगा? ये सुना बेटा, बैंक क्या करेगा जब मैं डेबिट करूंगा तो? क्रेडिट। क्रेडिट। शाबाश, बैंक क्रेडिट करेगा। और अगर मैं पेमेंट करता हूं, मैं क्या करता हूं? मैं पेमेंट करता हूं। जब मैं पेमेंट करूंगा तो मेरे पास से पैसे चले गए, मैं उसे क्रेडिट करूंगा। लेकिन बैंक के पास से भी तो पैसे गए, बैंक की लायबिलिटी भी तो डिक्रीज हुई, बैंक उसे डेबिट करेगा। तो इट्स सिंपल बेटा, मैं डेबिट कर रहा हूं यानी पैसे आ रहे हैं, बैंक उसे क्रेडिट करेगा। मैं क्रेडिट कर रहा हूं मतलब पैसे जा रहे हैं, बैंक उसे डेबिट करेगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? ये यस। बात, इमन बेटा आपको ये बात क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो बस ये चीज हमें समझनी है कि मेरे पैसे मेरे लिए एसेट है, मैं उसे एसेट ट्रीट करूंगा, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। बैंक के लिए वो पैसे उसके नहीं है, उसकी लाइबिलिटी है,
उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट करेगा, और जब उसकी लायबिलिटी कम होगी तो वो डेबिट करेगा। इस चलो, तो हमने ये ट्रांजैक्शन, ये चीज बेसिकली सीखनी है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये चीज तो बेसिक है जो हमें पता होनी चाहिए। दूसरी क्या चीज है बेटा, मेन चीज। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोगों ने पैसे बैंक में तो रखवा दिए। जब भी बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, बैंक तो लाजमी उसे रिकॉर्ड करेगा कि अच्छा इस दिन इस बंदे को पेमेंट हुई है सैफ के अकाउंट से, या इस दिन इस बंदे से सैफ के अकाउंट में पैसे आए। बैंक तो लाजमी रिकॉर्ड करेगा। बैंक कभी भी आपके अकाउंट में पैसे ऐसे नहीं छोड़ देगा, हमेशा उसका रीजन जस्टिफाई करेगा कि ये पैसे यहां से आए, इस बंदे को पेमेंट हुई है। ठीक है। लेकिन हम लोग भी क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं उसका रिकॉर्ड खुद भी मेंटेन करते हैं। यानी मैं बोलता हूं कि मिसाल के तौर पे मिस हुरैब ने मुझे पेमेंट की है, तो मेरे पास पैसे आए, मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, और बैंक उसे क्रेडिट करेगा। ठीक है। या मैं कहता हूं मैंने मिस किंजा को पेमेंट करी, मैं उसे क्रेडिट करूंगा, अपने पास अपनी कैश बुक में मैं क्रेडिट करूंगा, और बैंक उसे डेबिट करेगा। किंजा, ये रिमेंबर हमने कैश बुक बनाई थी लास्ट क्लासेस में, रिमेंबर? Yes, I do. तो बेटा ये वही चीज है जो हम बैंक बनाते हैं ना, कैश बुक में जो बैंक का सीडी आता है, हमने उसी की वर्किंग करनी है। ठीक है। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि सर आपके पास जो बैंक का बैलेंस शो हो Okay. रहा है, आपकी वर्किंग के हिसाब से जो बैंक का बैलेंस शो हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैंने फॉर द मंथ ऑफ नवंबर वर्किंग करी, और मेरे हिसाब से मेरे पास बैलेंस होना चाहिए 5 लाख। 5 लाख मेरे पास बैलेंस होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से वर्किंग है जो मैंने बुक मेंटेन की थी, जहां मैं रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा था। बट प्रॉब्लम ये हुई बेटा, जब मैंने फॉर द मंथ ऑफ नवंबर बैंक से पूछा कि यार मुझे जरा कंफर्म करो मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं, तो बैंक ने बोला सर आपके अकाउंट में पैसे हैं 4.5 लाख रुपए। बैंक ने क्या बोला, सर आपके पास कितने पैसे हैं, 4.5 लाख रुपए। अब मैं हैरान हो गया, मैंने बोला सर मेरे पास से तो 5 लाख का बैलेंस आ रहा है, आप कैसे कह रहे हैं कि 4.5 लाख है? वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे बैंक दे देगा एक स्टेटमेंट। क्या देगा बेटा, एक स्टेटमेंट दे देगा कि सर देखे आपके पास 1 नवंबर को इतना बैलेंस था, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपने ये सारी ट्रांजेक्शन्स करी हैं, और बाय द एंड ऑफ द मंथ हमारे हिसाब से 4.5 लाख का बैलेंस आ रहा है। ठीक है। तो प्रॉब्लम यहां अराइज हो गई कि बैंक का बैलेंस कुछ और आ रहा है बैंक के हिसाब से, और मेरे हिसाब से बैलेंस कुछ और आ रहा है। तो हमने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में ये सीखना है कि दोनों का बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा। हो सकता है बैंक से कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो। तो हमने करना क्या है बेटा, हमने अब ये बैलेंस को मैच करना है कि कौन सही है। हो सकता है ना 450 सही हो ना 5 लाख सही हो सकता है एक्चुअल में मेरा बैलेंस आ रहा हो 6 लाख, दोनों से गलतियां हुई भी हो, पॉसिबल है। तो हमने क्या करना है, थ्रू दिस टॉपिक वो करेक्ट बैलेंस निकालना है जो हमारे पास बैंक में है। इज दैट क्लियर बेटा? यस, यू ऑल? Yes. यस हेमन बेटा, क्लियर है? यस हेमन बेटा? चलो, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमने सीखना है कि सर ये बैलेंसेस मैच क्यों नहीं करते। इट्स वेरी इजी बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना है। So, a bank reconciliation is used to compare the records with bank to see if there are any difference between two sets of record for cash transaction. ठीक है। अच्छा, अब अगर तो मैं ये कहता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं, यानी मेरे हिसाब से जो 5 लाख का बैलेंस आ रहा है उसमें कुछ गलतियां हैं, तो उस गलतियों को ठीक करने के लिए हम बनाते हैं बेटा अपडेटेड कैश बुक। क्या बनाते हैं बेटा, अपडेटेड कैश बुक। अच्छा, कैश बुक पूरी नहीं बनानी, हमने क्या करना है, सिर्फ कैश बुक के बैंक कॉलम को अपडेट करना है। क्योंकि बेटा जब हम कैश बुक बना रहे होते हैं ना,
तो उसमें कैश का अलग कॉलम होता है, बैंक का कॉलम अलग होता है, यानी जो बैंक से पेमेंट और रिसीट्स हुई है उसका कॉलम अलग है, और जो डायरेक्टली कैश पेमेंट या रिसीट्स हुई है उसका कॉलम अलग होता है। तो हमने क्या करना होता है बेटा, जो हमने कैश बुक बनाई है उसमें जो बैंक के कॉलम का सीडी आता है उसमें चेंजेस करनी है। ठीक है। अच्छा, और अगर कुछ गलतियां बैंक से हो गई हैं तो उसको ठीक करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। गलती हमसे हुई है, हमने एडजस्ट करना है अपनी कैश बुक में। अगर गलती बैंक से हो गई है या कुछ अमाउंट्स मिसिंग है तो वो ठीक होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम सीखेंगे कि एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनती है और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनती है। इज दैट क्लियर बेटा? ओके। यस सुरेश बेटा, क्लियर है आपको? यस सर। ऑलराइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि अपडेटेड कैश बुक कैसे बनती है। अच्छा, अब देखो बेटा, मेरे पास सबसे पहले है बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी क्या है बेटा, जो मैंने अपने हिसाब से वर्किंग की थी ना, मेरे हिसाब से बैलेंस आना चाहिए था 5 लाख। ये वो है जो मैंने अपनी वर्किंग की, मेरे हिसाब से ये बैलेंस आना चाहिए था। मैं उस बैलेंस को उठाता हूं और उसमें एडजस्टमेंट्स करना शुरू कर देता हूं। ठीक है बेटा। मैं क्या करता हूं, मैं बैलेंस उठाता हूं, ये जो मैंने वर्किंग की थी उसके हिसाब से जो बैलेंस आया था उसको हम बैलेंस सीडी बोलते हैं, कैश बुक का। ठीक है। तो उसको मैं क्या करूंगा, बीडी बनाऊंगा और उसे एडजस्ट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अगर अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा बैलेंस था, वो आ रहा था बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज मीन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट? यस जी बेटा। सर, हम बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकालते हैं हमारी लिमिट। एग्जैक्टली ना। हम क्या कर लेते हैं बेटा, जितने हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं उससे ज्यादा मैंने निकाल लिए फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। 5 लाख थे, मैंने 6 लाख निकाल लिए। तो वो क्या है बेटा, वो 1 लाख रुपए अब मेरे लिए लाइबिलिटी है। वो क्या है बेटा, वो 1 लाख रुपए अब मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस मेरे पास क्रेडिट साइड पे आता है। ठीक है बेटा। और वो मेरे लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी है। तो वो बैंक के लिए बेटा एसेट बन जाता है, क्योंकि एक तरीके से वो 1 लाख रुपए तो मैंने बैंक से बोरो किए हुए ना। तो बैंक के लिए वो क्या है बेटा, डेबिट बैलेंस है, और वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस। इज दैट क्लियर? यस और नो? जब ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन आ जाएगी, ओवरड्राफ्ट क्या है कि मेरे पास 5 लाख रुपए थे, मुझे अर्जेंट किसी को पेमेंट करनी थी छह यस लाख की सर। तो मैंने बैंक से 6 लाख रुपए निकालवा लिए। उसने बोला ठीक है सर आप कर दें। तो इन शॉर्ट मैंने 1 लाख बैंक से लिया हुआ है। वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव या क्रेडिट बैलेंस मेरे लिए। बैंक के लिए वो क्या बन गया, 1 लाख रुपए एसेट। तो बैंक क्या बोलेगा, वो उसका डेबिट बैलेंस है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस क्रेडिट ट्रांसफर की। सर ये क्या चीज है और आपने इसको डेबिट पे क्यों लिखा है? देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी वर्किंग कर रहा था, एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे पता चला कि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे पैसे ट्रांसफर करवा दिए मेरे अकाउंट में। मिस्टर एक्स ने फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दिए, लेकिन उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया नहीं, ना उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। मैसेज आया था, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने इग्नोर कर दिया, या फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से मैसेज नहीं भी आया। तो क्या हुआ, मैं तो ये सोच के बैठा हूं ना कि मिस्टर एक्स ने मुझे, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझे पेमेंट की थी 30,000 की। क्या करा, उन्होंने मेरे बैंक में ट्रांसफर करवा दिया।
तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, बैंक उसे क्रेडिट कर चुका है, क्योंकि पैसे आ गए ना, बैंक तो क्रेडिट कर देगा। लेकिन बेटा प्रॉब्लम ये हुई, मुझे तो पता ही नहीं पैसा है, ना मैंने उनसे पूछा, ना उन्होंने मुझे बताया, ना उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। तो इस सिचुएशन में हुआ कुछ यूं कि मैंने अपने पास उसे रिकॉर्ड नहीं करा है, और मेरे पास पैसे आए थे, मुझे बेटा डेबिट करना था, मैंने डेबिट नहीं किया। ऐसा ही है, लेकिन क्या हुआ, बैंक ने उसे अपने पास ऐड कर लिया है, बैंक ने उसे क्रेडिट कर लिया है। तो बेटा पैसे मेरे पास आए थे, मुझे अपने पास बैंक की अमाउंट को इंक्रीज करना था, मैंने नहीं किया, मेरी गलती है। तो मैं क्या करूंगा, अपने बैंक को इंक्रीज कर दूंगा, यानी अपनी कैश बुक मैं उसको डेबिट कर दूंगा बेटा। यस और नो? क्योंकि मुझे क्या करना है, बैंक की अमाउंट को बढ़ाना है, और बैंक क्या है, एसेट, तो एसेट को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटा मैं क्या करता हूं, उसको डेबिट कर देता हूं क्रेडिट ट्रांसफर को। इज दैट क्लियर कि क्रेडिट ट्रांसफर क्या है और डेबिट क्यों हुआ? सबने रिस्पॉन्ड Yes. करना है बेटा। नहीं आया कोई बात नहीं, पूछो दोबारा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। ये सुरेब और एमन बेटा, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ऑल राइट। अच्छा, फिर मैंने लिखा है एरर्स करेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एंट्रीज कर रहे होते हैं ना, तो हमसे ह्यूमन एरर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पेमेंट आई थी 30,000 की, बैंक में क्रेडिट हो गया 30,000, लेकिन मैंने गलती से सिर्फ ये लिखा कि 3,000 की पेमेंट आई है। यानी मैंने लिखा पैसे आए, मैंने डेबिट भी करा, लेकिन मैंने पेमेंट करा 3,000 को, करना कितना था, 30,000। सो कैन आई से दिस, अब मुझे मजीद अपने बैंक को 27,000 से इंक्रीज करना पड़ेगा। यस और नो? मुझे यहां पे लिखना था 30,000, लेकिन मैंने 30 नहीं लिखा, मैंने कितना लिखा, 30,000। तो मुझे मजीद 27,000 लिखना पड़ेगा ना, ताकि ये मिला के 30,000 पे पहुंच जाए। इस तरह की हमसे कोई मिस्टेक हो सकती है, या हो सकता है मैंने 30,000 आए थे, गलती से मैंने लिख दिया 3 लाख, ये भी तो पॉसिबल है ना, मैंने 3 लाख लिख दिया। तो अब इस सिचुएशन में मैं ये कह सकता हूं बेटा कि 270,000 से मेरा जो है बेटा, वो डेबिट साइड एक्सीड कर रही है। तो उसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? Yes. यहां मैंने गलती से लिख दिया 3 लाख, जबकि एक्चुअल में पैसे कितने आए थे, 30,000। तो इस सिनेरियो में हुआ क्या है बेटा, कि 270,000 से अमाउंट ऑन डेबिट साइड इंक्रीज हुई हुई है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 270,000 से उसे क्रेडिट कर देंगे। तो बेटा ये जो अमाउंट जो डेबिट साइड को इंक्रीज कर रही थी फालतू में, मैंने क्या करा, मैंने नेट ऑफ कर दिया। क्योंकि डेबिट साइड मेरी 270 से इंक्रीज हुई भी थी, मैंने क्रेडिट को भी 270 से इंक्रीज कर दिया। क्योंकि बेटा ये अकाउंटिंग का रूल है, अगर आपने गलती से 30 की जगह पे 3 लाख लिख दिया है, तो आप उसे ऐसे काट के 30 नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। आपने देखा कि ओहो, आपने गलती से 270 से डेबिट को बढ़ा दिया है, तो आपने क्या करा, उसके अगेंस्ट में 270 से क्रेडिट साइड को भी इंक्रीज कर दिया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। मैंने क्या करा था, मैंने बैंक में करंट अकाउंट नहीं, मैंने सेविंग अकाउंट खुलवाया था। बेटा आप लोगों को करंट और सेविंग अकाउंट का मतलब पता है, क्या फर्क होता है? Yes. व्हाट्स द डिफरेंस? क्या फर्क है बेटा दोनों में? यस किंजा? Like, sir, current we can deposit, we can take out money from the current account, and the savings is like for the future. And also, I think in the savings account, like the money kind of increases.
Why because and like the how? bank offers some things. You are almost right. Yes, Iman beta. What's the difference Um, between a current and a saving account? Yes, you are almost right. सर मैंने सेविंग अकाउंट नहीं पढ़ा था। नहीं मतलब कभी सुना तो होगा, नहीं सुना? नहीं, नहीं सुना। Yes, Surab, do you have any idea what's the difference between current and a saving account? नो सर, बट लाइक करंट अकाउंट्स हमने पार्टनरशिप में पढ़ा हुआ, तो आई गेस वो पार्टनर्स के होते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, वो इतना मुश्किल नहीं, इतना मुश्किल नहीं जाओ अभी फिलहाल। देखो, जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो ना, वो आपसे पूछेगा सर करंट अकाउंट खोलूं या सेविंग अकाउंट। तो आपको पता होना चाहिए। देखो करंट अकाउंट क्या है, मैं गया बैंक में, मैंने बोला भाई ये मेरे 1 मिलियन है, इसको आप डिपॉजिट कर लो। करंट अकाउंट में क्या है बेटा, वो मुझे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। अगर सेविंग अकाउंट खुलवाया है मैंने, तो वो मुझे क्या करेगा, हर साल या हर महीने मुझे उस 10 लाख रुपए पे कुछ पैसे और दे रहा होगा, जिसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं सूद। ठीक है। सेविंग अकाउंट में क्या है, आपको सूद भी मिलता है, यानी वो पैसे आपके क्या करेगा, पैसे लेगा कहीं इन्वेस्ट करेगा, खुद भी पैसे कमाएगा, आपको भी कमा के देगा। इसे हम क्या कहते हैं, सिंपली सेविंग अकाउंट। लेकिन आपने बोला नहीं सर मुझे सूद से बचना है, ये हराम है, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा आप करंट अकाउंट खुलवाओ। आपके 10 लाख रुपए ना, आपको कोई सूद नहीं मिलेगा, 10 लाख है 10 लाख ही रहेंगे। तो ये होता है करंट अकाउंट, जिसमें आपको सूद नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट क्या होता है, जिसमें आपको सूद भी मिल रहा होता है। यानी 10 लाख रखे थे, हो सकता है 1 साल बाद वो 10 लाख 5 हजार हो जाए, 10 लाख 10 हजार हो जाए। अंडरस्टैंड? ये होता है सेविंग, जिसमें मुझे सूद मिलता है, और करंट वो होता है जिसमें सूद नहीं मिलता। इज दैट क्लियर? आई गेस हमें समझ आ गया कि बेटा सेविंग और करंट में क्या फर्क है। अच्छा, अब क्या हुआ, मिसाल के तौर पे किसी एक कस्टमर ने सेविंग अकाउंट खुलवाया, बता। अब सेविंग अकाउंट उसने खुलाया तो उसको तो सालाना इंटरेस्ट मिला। तो जब बेटा उसे इंटरेस्ट मिला, तो बैंक क्या करती है, ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में पैसे डाल देती है, यानी बैंक अपने पास से क्रेडिट कर देती है। तो जब बैंक ने क्रेडिट करा है, तो उस कस्टमर को चाहिए था कि वो क्या करे, उसे डेबिट कर ले। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि कब, किस डेट को बैंक ने उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए। तो उसके अकाउंट में पैसे तो आ गए ना, उसका बैंक तो इंक्रीज कर गया है, लेकिन उसको ये पता नहीं है। जब बैंक ने उसे स्टेटमेंट दी, तब उसे पता चला कि ओहो, कि मेरे अकाउंट में तो पैसा आ गए थे, मैंने ऐड नहीं करवाए थे। तो बेटा जब वो बंदा पैसे ऐड करवाएगा, इसका मतलब वो पैसों को डेबिट कर रहा है अपनी बुक्स में, क्योंकि एसेट है, वो अपने एसेट को बढ़ा रहा है। तो जब बेटा वो अपने एसेट्स को बढ़ाएगा, वो डेबिट करेगा। तो बेटा इन्होंने क्या करा है, डेबिट ही तो करा हुआ है, पैसों को बढ़ाया है। ठीक है बेटा। तो इसलिए क्या हुआ, इसको हमने डेबिट कर दिया। ठीक है बेटा। तो यूजुअली यही हमारे पास चार चीजें डेबिट साइड पे रिफ्लेक्ट करेंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड पे। अब क्रेडिट साइड पे हमें एरर करेक्शन तो पता है क्या होती है। पहले बात करते हैं डिसओनर चेक को। डिसओनर चेक हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया है क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे किसी कस्टमर ने चेक दिया 50,000 का, मैंने लिखा शायद पैसे आ गए, मैंने रिसीट्स में लिख लिया होगा, मैंने डेबिट कर दिया होगा। लेकिन बेटा जब मैं बैंक पहुंचा, तो मुझे बैंक वालों ने कहा कि सर ये जो आपके पास चेक है ना, ये हम आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। रिमेंबर बेटा, जब वो बंदा चेक लेके आया था, तो मैंने रिसीट्स तो कर ली होंगी। मैंने क्या करा, मैंने अपने अकाउंट में डेबिट कर दिए थे 50,000। ये डेबिट कब करे थे बेटा, जब मेरे हाथ में चेक आया था। क्या हुआ था, मेरे हाथ में चेक आया था उस वक्त। एक्चुअल में पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए। जब मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद बैंक गया, तो बैंक ने बोला सर इसके अकाउंट में तो पैसे नहीं है, मिसाल के तौर पे। तो क्या आप लोग मुझे बताएं, जब बैंक ने मुझे ये बात कही कि सर इसके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो क्या मेरे अकाउंट में पैसे आए 50,000, ये जो मैंने यहां लिखे थे? क्या ये पैसे मेरे अकाउंट में आ गए? यस और नो? No. एग्जैक्टली ऐसा ही है बेटा इमन। पैसे तो नहीं आए ना, मेरे हाथ में सिर्फ एक चेक है, और वो चेक जो बैंक ने रिफंड कर दिया, रिटर्न कर दिया,
कि सर इसमें पैसे नहीं है, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब बेटा मैंने क्या करा हुआ है, अपनी डेबिट साइड को फालतू में इंक्रीज कर दिया है, जबकि एक्चुअल में पैसे नहीं आए थे। तो मैंने आपको बताया कि मैंने अगर डेबिट साइड को इंक्रीज करा है तो मैं ऐसे काट नहीं सकता। क्योंकि मैंने डेबिट साइड को इंक्रीज करा है, तो इस एरर को ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपनी क्रेडिट साइड को भी 50,000 से इंक्रीज करूंगा। और क्या नाम लिखूंगा, डिसओनर चेक। इज दैट क्लियर बेटा, डिसओनर चेक क्रेडिट क्यों होता है? जी। यस सूर्य बेटा, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। परफेक्ट। अच्छा अब समझते हैं डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर। अच्छा इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। डायरेक्ट डेबिट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने जूम की सब्सक्रिप्शन ली हुई थी। क्या करा हुआ है मैंने, जूम की सब्सक्रिप्शन ली हुई है। अब होता कुछ यूं है कि जो जूम है ना, वो हर महीने की 11 तारीख को मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेता है। क्या करता है बेटा, हर महीने मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेता है। मुझे पता नहीं था, 11 तारीख आई, मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने जब पैसे डिडक्ट हो गए मुझे नहीं पता चला, इसका मतलब मैंने अपनी बुक्स में पैसों को रिड्यूस नहीं करा है। मैंने क्योंकि पैसे डिडक्ट हुए, मैंने उन पैसों को क्रेडिट करना था, क्योंकि पैसे जा रहे हैं तो मैं तो क्रेडिट करूंगा ना। मैंने क्रेडिट नहीं किया। जब एट द एंड ऑफ द मंथ मैंने जब बैंक से स्टेटमेंट ली ना बेटा, उस बैंक में लिखा हुआ है कि आपके अकाउंट से सर 6,000 डेबिट हुए हुए, बैंक डेबिट शो कर रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास से क्रेडिट हो रहे थे ना। तब मेरे दिमाग की बत्ती जली और मुझे पता चला कि ओहो, मैंने उस बंदे को कहा था कि आप मेरे अकाउंट से पैसे काट लिया करो, तो उसने जूम ने डायरेक्टली पैसे काट लिए थे। तो क्योंकि मैंने पैसे अपने पास से माइनस नहीं करवाए हुए, मुझे माइनस करवाना है, इसका मतलब मैं क्रेडिट करूंगा, इसलिए मैं क्रेडिट कर देता हूं। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर क्रेडिट होता है। फर्क क्या है मैं आपको भी आगे रीड करवा देता हूं, बट आई होप हमें अपडेटेड कैश बुक कैसे बनती है ये समझ में आया होगा। यस और नो? यस सर। अच्छा फिर हम क्या Yes, करेंगे, sir. हम एक बैलेंस निकाल लेंगे, वो हमारा अपडेटेड बैलेंस होगा। अच्छा अब बैंक रिकंसिलिएशन कैसे बनती है, देखो बैंक से भी गलतियां हो सकती हैं। ये वो बैलेंस है बेटा जो बैंक ने मुझे शो किया था, रिमेंबर 4.5 लाख, जो बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा है, इसमें भी तो गलतियां हो सकती हैं। इसमें यूजुअली क्या गलती होती है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे बैंक ने शो करा कि सर आपके पास 4.5 लाख रुपए अकाउंट में शो हो रहे हैं। अच्छा मेरे हिसाब से तो 5 लाख होने चाहिए थे। अब मेरे जहन में आया कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर आसिफ ने, गौर से सुनना बेटा, मिस्टर आसिफ ने मुझे 100,000 का एक चेक दिया था। क्या दिया था बेटा, मिस्टर आसिफ ने मुझे 100,000 का एक चेक दिया था। तो जब मिस्टर आसिफ ने बेटा मुझे 100,000 का चेक दिया था, मैंने क्या करा, मैंने उसे बैंक अकाउंट में रिसीट्स में शो कर दिया कि मेरे पास 100,000 आ गए। मुझे पता है मिस्टर आसिफ जो है वो मेरे अच्छे कस्टमर हैं, उनका चेक कभी भी रिफंड नहीं होता। मैंने क्या करा, डेबिट कर दिया, इसका मतलब पैसे आ गए मेरे हिसाब से, तो मैंने क्या करा, डेबिट कर दिया। लेकिन क्या एक्चुअल में जब मुझे चेक मिला है, क्या वो पैसे मेरे पास आ गए, वो 100,000 क्या मेरे अकाउंट में आ चुके हैं? यस और नो? मुझे अभी चेक मिला है, रिमेंबर मैं अभी तक बैंक नहीं गया हूं, मैंने उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करवाए, तो क्या मेरा बैंक में वो पैसे एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे? No, sir. नो। एग्जैक्टली ना, वो पैसे अभी रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। वो पैसे कब रिफ्लेक्ट होंगे, जब मैं ये चेक बैंक को दूंगा और उसको बोलूंगा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर भाई। तो सर जब तक ये चेक बैंक में जाएगा नहीं, क्रेडिट होगा नहीं, आपके अकाउंट में डेबिट थोड़ी होगा। तो मुझे याद आया, ओहो ये चेक तो मेरे जेब में ही पड़ा हुआ है, मैंने तो बैंक को दिया ही नहीं, और चेक की वैलिडिटी 6 महीने होती है। अगर आप मुझे आज चेक दोगे
अगले 6 महीने तक मैं उसे ये तो कैश या मैं उसे अपने अकाउंट में करवा सकता हूँ। तो मुझे याद आया, ओहो ठीक है मैंने डेबिट करा हुआ है अपने पास, सही है। क्या हुआ, मुझे याद आया एक काम करता हूँ, मैं बैंक स्टेटमेंट में ऐड करवा देता हूँ, आज नहीं तो कल तो ये पैसे मेरे अकाउंट में आ ही जाएंगे ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अनक्रेडिटेड को ऐड करवाते हैं। अच्छा, अनक्रेडिट का मतलब ये भी होता है कि पहले क्या होता था, इनफैक्ट अभी भी होता है, कि जब हम इंटर बैंक पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, इंटर बैंक ट्रांसफर करवाते हैं हम लोग, यानी आपका अकाउंट है बैंक अल हबीब में, और मैंने आपको चेक दिया है मीजान का, आप इसे अपने बैंक अल हबीब लेके जाओगे क्योंकि आपका अकाउंट बैंक अल हबीब में है। तो वो बोलेगा सर ठीक है हम ये ट्रांसफर तो कर देंगे लेकिन 2 दिन लगेंगे। मीजान बैंक से बैंक अल हबीब में पैसे ट्रांसफर होने में 2 दिन लगेंगे अगर आप चेक के थ्रू करते हो। मैं मोबाइल बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अगर आप चेक लेकर जाते हो तो एटलीस्ट 1.5 डे लगता ही लगता है। मतलब अगर आपने आज सुबह करवाया तो वो कल शाम तक आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग तो ऑन द स्पॉट हो जाती है, लेकिन आप चेक लेके गए हो, आपने अपने बैंक हबीब में जमा कराया है, तो वो आज आपने जमा कराया, कल आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हुआ कुछ यूं कि आपने 30 नवंबर को करवाया था, पैसे कब आएंगे, दिसंबर में, लेकिन महीना तो क्लोज हो गया ना। तो उस वक्त भी बेटा क्या होगा, वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, खुद ऐड करवा दोगे क्योंकि आपको पता है कि आज नहीं तो कल पैसे आ जाने। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनक्रेडिटेड चेक। इज दैट क्लियर, यस और नो बेटा? Yes, sir. यस, सर मुझे दोबारा समझा दें। ठीक है, ओके। देखो, क्या हुआ बेटा, आपके पास बैंक में एक बैलेंस शो हो रहा था, दैट वाज 450, और पॉजिटिव बैलेंस था, तो बैंक उसे शो कर रहा है कि सर ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। बोला ठीक है, लेकिन मुझे याद आया कि मेरे पास एक चेक रखा हुआ है जो कि मिस्टर आसिफ ने मुझे दिया था, उनसे मेरी ट्रांजेक्शन हुई, उन्होंने मुझे चेक दिया 100,000 का। तो जब उन्होंने बेटा 100,000 का मुझे चेक दिया था, मैंने क्या करा था, मैंने अपनी बुक्स में अपने पास रिकॉर्ड कर लिया कि पैसे आ गए 100,000। लेकिन अभी मेरे पास चेक आया है, मैंने इसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कराया, तो मेरी बुक्स में मैंने क्या करा है, अपनी बैंक की अमाउंट को बढ़ा दिया है। लेकिन बेटा एमन मुझे बताओ, क्या एक्चुअल में मेरे अकाउंट में ये पैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं 100,000? नो सर। एग्जैक्टली ना, तो ये पैसे नहीं है। ये पैसे कब आएंगे, जब ये पैसों को, यानी इस चेक को मैं उठा के बैंक लेके जाऊंगा, वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। अब मुझे पता है कि ये मेरे अच्छे कस्टमर हैं, इनका चेक कभी भी बाउंस नहीं होता, पैसे आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि बैंक स्टेटमेंट में ये फिगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, और जब ये फिगर रिफ्लेक्ट होगा मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो मैं आज खुद ही इसको ऐड करवा लेता हूं बैंक स्टेटमेंट में। ठीक है बेटा, यस सुरेश बेटा, आपको ये क्लियर है? यस सर। एवन बेटा आप क्लियर हुआ कि ऐड क्यों करवाया? जी सर। अच्छा, अब ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकती है कि सर आपने चेक इशू कराओ, फॉर एग्जांपल मैंने मिस एमन आपको चेक इशू करा, ठीक है, कितने का, 25,000 का। तो जब मैंने आपको चेक इशू करा, तो मैं तो लिख दूंगा कि मेरे पास से पैसे चले गए, मैं तो अपनी कैश बुक में पेमेंट जो करूंगा, पेमेंट की वजह से मेरे पास पैसे जा रहा है, तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा 25,000, ऐसा ही है। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना बैलेंस 25,000 से रिड्यूस कर दिया है ना, क्योंकि मैंने तो पेमेंट कर दी मेरे हिसाब से, मैंने तो आपको चेक इशू कर दिया है, मुझे तो ये पता है ना कि मैंने आपको पैसे 25,000 दे दिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको जब मैंने वो चेक दिया, आपने अभी तक वो चेक अपनी बैंक में क्रेडिट नहीं करवाया है, तो क्या बेटा मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए? नो, मेरे अकाउंट से पैसे कब निकलेंगे, जब आप जाएंगी बैंक और उस चेक को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाएंगी, उस वक्त पैसे निकलेंगे ना मेरे अकाउंट से। जब तक वो चेक आपके पास है, आपके बैग में वो चेक रखा हुआ है, तब तक मेरे अकाउंट से पैसे नहीं निकले। मेरे अकाउंट से पैसा कब निकलेगा, जब आप वो चेक
बैंक ले जाएंगी और बोलेंगी इसको या तो मुझे कैश कर दो या मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तब जाके मेरे अकाउंट से पैसे निकलेंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन मैंने क्या करा है बेटा, मैंने तो पहले ही अपने पास से माइनस करवा लिया ना, मैंने अपने पास उसे क्रेडिट कर दिया है। तो मुझे पता है मैं चेक तो इशू कर चुका हूं, आज नहीं तो कल मेरे अकाउंट से पैसे लाजमी निकलेंगे। तो मैं क्या करता हूं बेटा, अपने पास से उस पैसे को माइनस करवा चुका हूं, तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट से भी उस 25,000 को माइनस करवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल ये चेक मिस एमन के पास है, ये कल जाएंगी बैंक में और पैसे ट्रांसफर करवा लेंगी अपने अकाउंट में। तो जब पैसे ट्रांसफर करवाएंगी बेटा, तो मेरे अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या करा, इसे पहले ही माइनस करवा लिया। इज दैट क्लियर? इसको बोलते हैं अनप्रेजेंटेड, क्योंकि ये चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ हुआ। यस और नो बेटा? Okay, sir. इमन, इज दैट क्लियर? जी। पूरा बेटा क्लियर है? जी। अच्छा, ये तो था नॉर्मल बैंक रिकंसिलिएशन, हमें इस तरह बनानी होती है। लेकिन एग्जामिनर खामखा में तंग करने के लिए हमें कहता है कि सर आपने अभी स्टार्ट किया था बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से, और आपने क्या करा, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक निकाल लिया। अब आप एक काम करें, वो आपको क्या करेगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नहीं देगा। वो पहले बोलेगा कि एक काम करो, आप कैश बुक बनाओ, बैंक का सीडी निकालो, ये जो आपने ये निकाला है, इस बैंक के सीडी की मदद से वो बैलेंस निकालो जो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना है आपने। जब कैश बुक बनाया, जो सीडी आया, ये सीडी मुझे पता है, मेरा ये सीडी बराबर होना चाहिए इसके, इस अमाउंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, जब वो मुझे ऐसी सिचुएशन दे दे कि सर आपने अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टार्ट करनी है विद दी बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, तो बेटा आपने करना क्या है, आपके पास ये कैश बुक का बैलेंस आया होगा क्योंकि आपने अपडेटेड कैश बुक बनाई होगी, इसके बगैर बन ही नहीं सकता। ठीक है, जब आपने अपडेटेड कैश बुक बनाई, उसका जो सीडी आया, उसमें आपने अनप्रेजेंटेड को ऐड करवाना है, अनक्रेडिट को माइनस करवाना है, तो आपके पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा। ये कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ इस चीज का वाइस वर्सा है। ये स्टार्ट होती है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से, अनक्रेडिट ऐड होता है, अनप्रेजेंटेड माइनस होता है, तो बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक आ जाता है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि अपडेटेड कैश बुक से स्टार्ट करो, तो इन शॉर्ट वो आपसे करवाना चाह रहा है बैक वर्किंग, यूं चलवाना चाह रहा है आपको। तो आप क्या करोगे, ये बैलेंस उठाओगे, इसमें ये जो ऐड हो रहा था इसको आप माइनस कराओगे, और ये जो माइनस हो रहा था इसको आप ऐड करवाओगे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और तो ये हम जब सवाल करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। बट डू वी गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट? यस और नो? यस। Yes. अच्छा, अब क्रेडिट ट्रांसफर तो हमें समझ में आ गया था। एनी इनकम रिसीव डायरेक्टली बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द डिपॉजिटर सच एज डिविडेंड रिसीव। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी कंपनी में पैसे लगाए हुए थे, वहां से मुझे पैसे मिले, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। मुझे वो पैसे मिले, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, मुझे नहीं पता था, तो मैं ऐड करवा दूंगा कैश बुक में। स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट में बेटा बहुत माइनर से फर्क है। फॉर एग्जांपल, जो जूम की पेमेंट थी ना, वो जूम ऑटोमेटिकली पैसे काट लेता है, जिसकी अमाउंट और डेट और टाइमिंग फिक्स्ड होती है। वो हर महीने की 11 तारीख को चुपचाप से मेरे अकाउंट से 6,000 रुपए काट लेगा। दिस इज स्टैंडिंग ऑर्डर। डायरेक्ट डेबिट में यूजुअली बेटा अमाउंट डिफर कर जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ठीक है। तो मेन ये फर्क होता है। और अनप्रेजेंटेड चेक के बारे में हमने समझ लिया, दीज आर द चेक्स दैट वी हैव ऑलरेडी इशूड एंड एडजस्टेड इन अवर कैश बुक। मैंने आपको पेमेंट की थी ना मिस एमन, मैंने अपने पास से क्रेडिट कर लिया, मैंने उसको एडजस्ट कर लिया अपनी कैश बुक में, लेकिन बट द अदर पर्सन हैज नॉट प्रेजेंटेड द चेक येट एट द बैंक, यानी आपने अभी तक उसको अपने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। इज दैट क्लियर? और अनक्रेडिट क्या होता है बेटा, कि मेरे पास कहीं से चेक आया था, मैंने उसे अभी तक अपनी बुक्स में डेबिट नहीं किया है,
These are the checks that we have already put into the bank and adjusted for in our cash book. However, the bank has not yet processed or cleared them. Is that clear, beta? Yes, sir. जी Perfect.